तो अगर हम करंट वाले वॉर की बात करें तो ये मतलब इसकी वजह क्या है? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ हो रही है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ हो रही है, या फिर केवल एक रिटेलिएशन चल रहे हैं दोनों तरफ से? देखिए, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक वॉर। जी ऑयल, अभी वेनेजुएला का आपको सबको पता ही है, अभी अमेरिका ने वेनेजुएला का जो हाल किया है। जी तो पहले वेनेजुएला की जब आप बात करते हैं, वेनेजुएला के पास अप्रॉक्सीमेटली 40 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। जी। तो इसकी वजह क्या है कि ईरान उनको टारगेट कर रहा है? देखिए, यूएस और ईरान, ये जो डिस्टेंस है, जी यूएस के अंदर रह के मिलिट्री बेस यूज नहीं कर सकता। यूएस अपने पास से मिसाइल अटैक नहीं कर सकता। करेक्ट। तो यूएस ने दो चीजें, कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूसरे के कंधे पे आपने सहारा बना के गोली जी। चलानी है। तो पहला सहारा जो बनाया वो बनाया इसराइल को। जो ऑयल रिजर्व्स हैं, क्या उनको वो कैप्चर कर लेंगे? क्या देखिए, करेंगे? इकोनॉमिक वॉरफेयर के अंदर एक ही चीज होती है कि मेरे पास 400 बिलियन बैरल ऑयल है, जी ये ऑयल महंगा कैसे बिके? जी पहली सोच अमेरिका की, जी जो कि गलत साबित हो रही है। जी। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनका जो जिस कैंपेन के साथ आए थे, दैट वाज मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो क्या उसको चोट लगी है काफी इस वॉर के बाद? लगता है लगेगी। हाँ, अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन बिकॉज डॉलर, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज टू बी हाफ ऑफ द वैल्यू। वहाँ पे इंश्योरेंस का क्या रोल आया? अगर वहाँ पे लोगों के इंश्योरेंस थे, तो क्या इंश्योरेंस में ये सब वॉर और इतने इस तरीके के चैलेंजेस कवर्ड थे, और इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ हेल्प करी वहाँ पे? देखिए, इंश्योरेंस तो हालांकि मैंने क्लेम रजिस्टर कर दिया जी और बाकी डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आने के बाद सारे सबमिट करे। जी। नेक्स्ट डे मेरे पास लेटर आ जाता है रेपुटेशन का। ओके। रेपुटेशन मीन्स योर क्लेम हैज बीन टर्मिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स दैट द वॉर एंड टेररिज्म इज नॉट कवर्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज। अब ये क्लॉजेस मैं जब देखता हूँ तो एक बड़ी विडंबना की बात है ये कि ये कंपनीज सिर्फ लुटेरी है, सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए बैठी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द शो द ह्यूमन क्वोशंट। आज की डेट में वॉर शुरू हो चुकी है, मिसाइल्स अलग अलग कंट्रीज के ऊपर गिर रही हैं। इस वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे और वर्ल्ड पे क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री अंकित जैन, जो कि ट्रेड कमिश्नर हैं, जो कि एक ट्रेड कमिश्नर है इंडिया EU ट्रेड काउंसिल के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी इस शो में। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द ह्यूमन क्वेश्चन शो में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अंकित जी, शुरू करते हैं। तो अंकित जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी वॉर शुरू हो चुकी है, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक फुल स्केल रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो गई है? सर, वर्ल्ड वॉर 3 की जब हम बात करते हैं कि आने वाली है या कुछ जी लोग कह रहे हैं चालू हुई या नहीं, देखिए कहीं ना कहीं एक चिंगारी लगती है। जी वॉर से पहले एक चिंगारी आती है, मैं तो इसको शुरुआत बोलूंगा। जी और अब ये तो शुरुआत है, उसका ये नहीं पता ये साल भर चले, 2 साल चले। जी। तो वर्ल्ड वॉर 3, जी। WW3, देखिए WWW वर्ल्ड वाइड वेब अमेरिका ने बनाया था जी। और WWW वर्ल्ड वॉर 3, WW3, ये भी शुरुआत अमेरिका है। जी शुरुआत अमेरिका ने जी। तो चालू हो चुकी है सर, ओके। और चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में ये चीजें रुकेगी। राइट। तो अभी हम कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल शुरू हो गया और अब ये लॉन्ग टर्म जाएगा। ये लेकिन long ये term तो एक जाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 3 हो गई है, क्योंकि पिछली बार भी आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसे ही हुआ था, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स इधर उधर चालू हुए थे और फिर बाद में उसको कई अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी और उसके बाद फिर देखिए, मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। आज ग्लोबल एविएशन की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबल एविएशन पे इसका इम्पैक्ट आ चुका है वॉर जी, का। पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा गल्फ जी पूरा डिस्टर्ब्ड है। जी आपका पूरा जो हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, पूरा का पूरा, जैसे ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब चल ही रहा है। जी और इसकी वजह से इन्फ्लेशन जी। किस लेवल पे चली जाएगी ये अभी किसी को भी अंदाजा नहीं है। राइट। कमोडिटीज के ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट कितना आएगा, किसी को भी इस चीज का अभी आइडिया नहीं है। अब ये इनिशियल फेज है वॉर की। जी तो वॉर जब स्टार्ट होती है तो एटलीस्ट इट टेक्स समवेयर अराउंड 8 to 10 वीक्स, जब भी उसका आपको आउटकम पता लगता है। जी तो अभी इट्स टू अर्ली टू से रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ दिस स्टार्टिंग ऑफ दिस WW3। कुश्ती होती है ना, जी वो भी देखिए WW से स्टार्ट हुई थी। जी WWF, जी WW3 वर्ल्ड वॉर 3, जी
और मैं फिर एक चीज बोलता हूँ सब अपने ऑडियंस को, भाई वर्ल्ड वाइड वेब WWW जी जो हम बोलते हैं, स्टार्टिंग करने वाला तो कौन है आपको पता ही है। जी। तो अगर हम उसकी बात देखें तो जिनकी आप बात कर रहे हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे होंगे। जी राइट। लेकिन उनके बारे में अमेरिका में भी और इधर उधर भी कई बार बातें होती है जिसको कि एक टर्म यूज होता है जिनको कहते हैं टैको, कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो क्या इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि इतना आगे आके अगर वो देखें कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही या फिर वो स्टक हो गए तो वो एकदम से वॉर रोक दें या उसका प्रयास करें? सर वॉर को स्टार्ट करना बहुत ईजी है, वॉर को रोकना उनके हाथ में नहीं। जी और मुझे ऐसा लगता है कि शायद चीजें उनके हाथ से निकल चुकी है ऑलरेडी। जितना लाइटली उन्होंने ईरान फैक्टर को लिया था जी और जिस लेवल का जितनी स्ट्रांगनेस ईरान फैक्टर दिखा रहा है वर्ल्ड के अंदर, मुझे नहीं लगता कि ये 2 साल से पहले वॉर रुकेगी। 2 साल तो बहुत लंबा टाइम और ये शायद बौखलाहट होगी जी डोनाल्ड ट्रंप की कि बार बार आके स्टेटमेंट दी जा रही है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। जी आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है या जब हारने की तरफ जब भागता है ना, तो वो कहता है मैं जीत गया। बार बार स्टेटमेंट्स आ रही है ट्रम्प साहब की कि वी हैव वन, वी हैव डिस्ट्रॉयड द आर्मी ऑफ ईरान, वी हैव टेकन ओवर ऑल द मिलिट्री बेसिस ऑफ ईरान। अगर इतना सब कुछ आपने कर दिया तो फिर दे दनादन स्ट्राइक तेल अवीव पे, इसराइल आपका इसराइल की जो कैपिटल है हमारी टेल अवीव, उस पर दे दनादन स्ट्राइक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्लस्टर मिसाइल्स, जी कॉन्टिन्यूस होता है ना, बिल्कुल बिना रुके सर, कॉन्टिन्यूस स्ट्राइक्स है। और सारे डिफेंस इन्होंने इसराइल के, जिसको कि डिफेंस के अंदर नंबर 1 बोला जाता था जी आयरन डोम में, जी फेल कर दी। जी आज जितनी तबाही टेल अवीव में हुई है जी उतनी तबाही शायद इसराइल को भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ईरान इतना डैमेज कर देगा। राइट। कितने सिविलियंस बेचारे मारे जा रहे हैं। और देखिए बनता भी है आज ईरान के अंदर, मैं कहता हूँ वॉर हुई, स्टार्ट हुई, वॉर कीजिए मिलिट्री टू मिलिट्री। जी एक छोटी बच्ची, बिल्कुल 170 बच्चियां मारी जाती है। जी एक ह्यूमन ग्राउंड पे अगर हम बात करते हैं तो जी बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक हादसा था वो। जी बिल्कुल। और किसी भी, चाहे कोई किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो प्रो ईरान हो चाहे वो एंटी ईरान हो, ये एपिसोड देखने के बाद, सुनने के बाद जो हुआ है ये बच्चियों के स्कूल के ऊपर, किसी की भी आंखों में से आंसू आ जाए। तो बिल्कुल ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। जी और जिसने भी ये किया है, चाहे इसराइल ने चाहे अमेरिका ने, इनको सख्त से सख्त दंड इस चीज का जरूर देना चाहिए। हॉस्पिटल पे अटैक, स्कूल्स पे अटैक, दिस अगेंस्ट द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन एनी ऑफ द वर्ल्ड। राइट। तो सर ये जो चीजें हो रही हैं, कभी अगर जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल्स के ऊपर अटैक हो गया या हॉस्पिटल से अटैक हो गया, अभी पीछे कुछ चीजें देखने को मिली है, चाहे वो ये वाला वॉर हो चाहे वो रशिया यूक्रेन वाला वॉर हो। तो अगर हम करंट वाले वॉर की बात करें तो ये मतलब इसकी वजह क्या है? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ हो रही है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ हो रही है, या फिर केवल एक रिटेलिएशन चल रहे हैं दोनों तरफ से? देखिए इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक वॉर। जी तो ये आप पहली चीज समझ लेते हैं हम कि ऑयल अभी वेनेजुएला का आपको सबको पता ही है। जी जिस हिसाब से अभी अमेरिका ने वेनेजुएला का जो हाल किया है, जी तो पहले वेनेजुएला की जब आप बात करते हैं, वेनेजुएला के पास अप्रोक्सीमेटली 40 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, जी बट वो उस क्वालिटी का नहीं है। इट्स नॉट अ टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑयल, बट जी। 40 बिलियन बैरल, एक बैरल अप्रोक्सीमेटली 159.9 केजीज होता है। जी लीटर्स, केजीज अब लीटर्स बोल लीजिए आप। जी मतलब 160 किलो या 160 लीटर, आप कुछ भी जो भी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 3.75 गैलन्स यूएस के अंदर। तो इसके पास वर्ल्ड का आई थिंक सबसे ज्यादा ऑयल है। जी लोगों को गलत फहमी है कि मिडिल ईस्ट में बहुत ऑयल है या यूएई के पास बहुत ऑयल है। यूएई के पास मात्र 125 बिलियन बैरल ऑयल, 125 बिलियन बैरल। जी इससे ज्यादा ऑयल ईरान के पास है, अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 बिलियन बैरल। यस। और क्वालिटी भी काफी अच्छी है क्वालिटी उनकी। काफी अच्छी है। तो एक वजह ये हो सकती है कि मेरे को, क्योंकि ईरान सेकंड नंबर पे आता है जी ऑयल के अंदर, वेनेजुएला मेरे पास आ गया। अगली बारी आदमी की भूख शांत नहीं होती ना, वो कहता है मैंने एक बटर नान आज खा लिया तो कल मैं दूसरा बटर नान खाऊंगा।
और 2 बटर नान एक साथ खाऊंगा, जी तो उसकी कई बार डाइजेशन, उस बटर नान को खाने की वजह से डाइजेशन खराब हो जाती है। और यही डाइजेशन खराब कर गया डोनाल्ड ट्रम्प की डाइजेशन, इसी वजह से खराब हो गई कि मेरे को अब वेनेजुएला खाने के बाद मेरे को ईरान भी खाना है। जी उसको ये नहीं पता कि कई बार गलत चीज़ खाने से ना आपको दवाई लेनी पड़ जाती है, और वो दवाई बहुत अच्छे से दे रहा है अमेरिका को, और देनी भी चाहिए। बच्चियों पे हमला नहीं करना चाहिए था, जी सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए था। जी और हमेशा आप रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, हमेशा एक ही चीज बोली गई है अधिकतर कि आपको शुरुआत नहीं करनी, लेकिन आप अपना बचाव कर सकते हैं। आज ईरान कुछ भी अगर कर रहा है तो अपने देशवासियों को बचाने के लिए, जी अपनी जिसको हम ह्यूमैनिटी जो बोलते हैं, हम्म, एक ह्यूमैनिटी से की रक्षा के लिए कोई ईरान ने सिविलियन को टारगेट नहीं किया इनिशियली। जी आज ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अगर स्ट्राइक कर रहा है तो वो सिविलियंस को टारगेट नहीं बना रहा, वो सिर्फ यूएस बेसिस को टारगेट बना रहा है। जी कोई भी मिसाइल सिविलियंस के पास नहीं करी। इंटरसेप्शन के दौरान अगर कोई मिसाइल नीचे आ गई तो आ गई, उनका टारगेट नहीं था। और ईरान अगर चाहता तो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा सकता था। आज कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ, जी एयरपोर्ट के ऊपर मिसाइल इंटरसेप्ट करी गई है, जो कि मिसाइल के डेब्रिस नीचे आया, जिसकी वजह से वहां पे एक्सप्लोजन। जी लेकिन लोगों को तो काफी इनकन्वीनियंस हो ही रहा है उस मामले में कि अगर जैसे ईरान ने दुबई के ऊपर और मिडिल ईस्ट के ऊपर कुछ अपने अटैक्स किए, आज की डेट में भी मिसाइल देख रहे हैं, लोग कितना घबरा गए थे। शुरुआत में तो वीडियोस आ रहे थे, लोग अपने मोबाइल से बना रहे थे, अब शायद अपने मोबाइल से नहीं बना रहे हैं वीडियोस, लेकिन फिर भी न्यूज आ रही है वहां से, तो लोग काफी अभी भी घबराए हुए हैं। तो इसकी वजह क्या है कि ईरान उनको टारगेट कर रहा है? देखिए, यूएस और ईरान, ये जो डिस्टेंस है, जी यूएस के अंदर रह के मिलिट्री बेस यूज नहीं कर सकता। यूएस अपने पास से मिसाइल अटैक नहीं कर सकता। करेक्ट। तो यूएस ने 2 चीजें, एक कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूसरे के कंधे पे आपने सहारा बना के गोली चलानी है। तो पहला सहारा जो बनाया वो बनाया इजराइल को, जी और दूसरा सहारा जो बनाया वो बनाया कि यूएस के जो बेसिस है मिडिल ईस्ट में। जी आज ईरान पे जितनी स्ट्राइक्स हो रही है जी वो उन बेसिस, जो यूएस के बेस है, चाहे वो कतर में हो गया, चाहे वो कुवैत में हो गया, जी बहरीन में, जी आपका सऊदी में हो गया, जी उन बेसिस से टेक ऑफ होती है जी फाइटर जेट्स या मिसाइल्स, और वहां से हमले हो रहे हैं। ईरान का सीधा टारगेट उन बेसिस को हिट करना है, जी यूएस बेसिस को, सिविलियंस को हिट करना है। तो एक चीज और बहुत क्यूरियोसिटी आती है जो हमारे ऑडियंस है उनमें भी, कि अगर ये हम समझे कि भाई वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, एक अटैक किया उन्होंने अभी ईरान के ऊपर, तो इन अटैक से क्या होगा अल्टीमेटली, क्या बेनिफिट होगा? क्या वो ईरान को अमेरिका तो बना नहीं देंगे, या फिर वेनेजुएला को भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो जी अमेरिका की कॉलोनी बन गई? तो इससे अमेरिका को अल्टीमेटली क्या बेनिफिट होगा? क्या उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं, क्या उनको वो कैप्चर कर लेंगे? क्या देखिए, करेंगे? इकोनॉमिक वॉरफेयर के अंदर एक ही चीज होती है कि मेरे पास 400 बिलियन बैरल ऑयल है, जी ये ऑयल महंगा कैसे बिके? जी पहली सोच अमेरिका की, जी जो कि गलत साबित हो रही है। जी दूसरी सोच अमेरिका की, जो कि आपको हर स्टेटमेंट में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखती है, जी कि वी आर नंबर 1, वी आर जी। सुपर पावर्स, वी आर डिक्टेटर्स। जी उन्हें प्रोपोगंडा बनाया कि ईरान में विमेन सेफ नहीं है, जी विमेन की एजुकेशन कम है, या लोग बहुत परेशान हैं, जबकि ये ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। जी हम लोगों को मीडिया ऐसी दिखा, भाई हम लोगों को चीज़ें ऐसी कन्वे कराई जाती है कि नॉर्मल ह्यूमन यही समझेगा कि ईरान में चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं है। जी पिक्चर तो इंडिया की भी गलत दिखाई जाती है बात, कि इंडिया में जी। बहुत गरीबी है। क्या इंडिया में गरीबी है? बिल्कुल भी नहीं। काफी हद तक काफी कवर किया हम लोगों ने गरीबी को, एक पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज्यादा तो अच्छी तरीके ये से। जो प्रोपोगंडा बनाया गया है जी कि ईरान न्यूक्लियर लॉन्च कर रहा है, जो कि अगेंस्ट एथिक्स ऑफ द वर्ल्ड है, भाई हु इज अमेरिका टू डिक्टेट? अमेरिका को इतना अधिकार तो किसी ने नहीं दे रखा। आप सुपर पावर है, आप अपने घर में बैठिए, आप अपनी चीजें, आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कीजिए, जी आप दूसरे को क्यों रोकते हैं? जी तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपका जो क्वेश्चन था पहला, ऑयल की जो प्राइसेस है, ऑयल मोनोपोली। जी सेकंड, अमेरिका का हमेशा एक टारगेट रहा है, डिस्पोज ऑफ द ओल्ड एंड आउटडेटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। जी अब ये दोनों 2 चीजें
सफल होती नजर आ रही है। अब जब वॉर होता है अल्टीमेटली, सपोज वॉर तो ईरान, इजराइल और अमेरिका, जी बाकी जो कंट्रीज है वो दहशत में आती है, जी वो भागती है आर्म्स, एम्यूनिशंस, वेपन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, ये सब खरीदने। करेक्ट। तो अल्टीमेटली ऑप्शंस तो बहुत लिमिटेड है ना। चाइना, रशिया, यूएस एटलीस्ट 30%, 40%, 50% तो आएगा। तो आउटडेटेड जो अपने आर्म्स, एम्यूनिशंस है, ये सब डिस्पोज कर देते हैं और काफी बड़ी बड़ी डील्स चल रही है इसकी। जी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लेकिन कई बार चीजें उल्टी पड़ जाती है और इस बार शायद चीजें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है। मैं इसमें यूएस नहीं बोलूंगा, जी मैं इसमें दो पार्ट्स कर देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस यूएस। राइट। क्योंकि यूएस के जो सिटीजन्स हैं दे आर नॉट लाइकिंग द पॉलिसी एंड द स्ट्रेटजीज हाउ द डोनाल्ड ट्रंप इज मूविंग। इट कैन बी अगेंस्ट। लेकिन मुझे तो घबराहट ये भी नजर आती है आने वाले टाइम के अंदर एज अ ह्यूमन कि कोई अमेरिकन टूरिस्ट अगर कल को जाता है किसी भी कंट्री में, मुझे नहीं लगता उनकी, मेरे को तो सेफ्टी सिक्योरिटी पे इशू आता है। जी क्योंकि पूरा वर्ल्ड बहुत एग्रेसिव हो चुका है टुवर्ड्स द अमेरिकन्स। टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप और उसकी वजह से अमेरिकन्स एक शख्स ने वर्ल्ड वाइड डिस्टर्बेंस को की। इट्स नॉट अमेरिकन, जी एक शख्स, डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी तो खमियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। फिलहाल तो अभी दूसरे लोग भुगत रहे हैं। काफी लोग ट्रांजिट में फंसे हुए हैं, जी काफी लोग एयरपोर्ट पे फंस गए थे, काफी लोग किसी मीटिंग्स के लिए गए थे। जैसे हम लोग किसी मीटिंग के लिए गए कतर में, जी तो हम लोग फंस गए वहां पे। उसके बारे में कुछ और बताइए, क्योंकि आपने ह्यूमन एंगल बोला। जिस दिन स्ट्राइक्स हुई कतर के ऊपर, उस दिन आप कतर में ही थे। मैं बहुत नजदीक था जी, यूएस एयरबेस के पास। जी डेजर्ट सफारी और सैंड बैशिंग ये सब हम लोग कर रहे थे। सडनली एक एक्सप्लोजन हमने सुनाई दिया और मोबाइल पे एक बहुत हाई इंटेंसिव अलार्म सा वाइब्रेशन आई। जी पहली बार तो ऐसा समझ नहीं आता एकदम से अचानक कि क्या Correct. है क्या नहीं, कुछ स्पैम सा नजर आया। तो उसके बाद जो हमारे जो ड्राइवर जो थे, जी जो डेजर्ट सफारी करा रहे थे, उन्होंने बोला दिस नेशनल थ्रेट एंड वी हैव टू रन। किसी तरीके से होटल पहुंचे, जी शाम तक चीज़ें समझ आई कि सब चीज़ें बंद हो चुकी है, एयर स्पेस बंद हो चुका है। तो पता लगा कि जी सिचुएशन इज नॉट गुड, तो फिर एवरीथिंग हैज बीन क्लोज्ड। उस समय इमोशन क्या था, क्योंकि वो तो काफी एक फियरफुल देखिए, चीज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। इमोशन बेसिकली फर्स्ट टाइम तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपके लिए फर्स्ट ये मतलब दिस इज सिचुएशन यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। ऐसी सिचुएशन में आपको समझ ही नहीं आता कि घर वाले क्या सोच रहे होंगे। जी मीडिया आपको जो दिखा रही है आपको उस पर विश्वास करना पड़ता है, जबकि कुछ चीजें मीडिया सही नहीं भी दिखाती। जैसे इंडियन मीडिया ने काफी चीजें बहुत हाइप आउट करके दिखा दी थी, जैसे जो एक्चुअली नहीं थी। अटैक हो गए, हम्म, जबकि एक्चुअली अटैक नहीं थे, इंटरसेप्शन थी, मिसाइल थी। मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा। जी और कुछ चीजें मीडिया मतलब आर्टिफिशियली दिखा देती है कि ऑयल बेस उड़ा दिया, जब तक ऐसा नहीं हुआ था। ऑयल क्या ऑयल बेस पे ऑयल अटैक। बेस अटैक हो गया, जब तक ऐसा नहीं, उस दौरान ऐसा नहीं हुआ था। बाद में हुआ है, ओके तब तक ऐसा नहीं हुआ था। मतलब पैनिक सिचुएशन मीडिया कई बार क्रिएट, हमारी इंडियन मीडिया क्रिएट कर देती है, जी जो कि उनको नहीं करना चाहिए। जी बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, कतर की गवर्नमेंट, उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। कतर का टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी, जी जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, जिसके अंदर आपका टूरिज्म आता है, उसकी जी। बहुत, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। क्या कुछ एग्जांपल्स बताएं, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी तारीफ की जाए? देखिए, कोई भी टूरिस्ट 28 तारीख के बाद अगर कतर में फंसा हुआ है, चाहे उसकी फ्लाइट फर्स्ट की थी चाहे सेकंड की थी, इन्होंने टोटल होटल स्टे टोटल फ्री कर दिया। चाहे कोई 10 तारीख को आया, चाहे कोई 5 को आया, टोटल होटल स्टे फ्री एंड ऑल द मील्स 3 टाइम्स। अब जैसे हम लोग इंडियंस हैं, और तो इंडियंस के लिए सेपरेट काउंटर। तो कोई भी गवर्नमेंट मेरे को नहीं लगता कि इतना सब कर सकती है। और कतर एयरवेज तो मैं ये बोलूंगा कि उसकी भी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। कतर एयरवेज की? कतर एयरवेज की, कतर गवर्नमेंट के साथ कतर एयरवेज की। भाई हमेशा सुना था कि कतर एयरवेज टॉप 10 एयरलाइंस है। मैं तो शायद ये बोलूंगा कि टॉप 3 में नाम कतर एयरवेज जी। और अगर फर्स्ट नंबर भी बोल दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो जो हॉस्पिटैलिटी उन्होंने जो उन्होंने दिखाई है। देखिए, होटल के अंदर काउंटर, सपोर्ट, असिस्टेंस, इसके अंदर क्या होता है, आपको ना एक बेसिकली
एक मॉरल सपोर्ट जो आपको अगर ऐसी टफ सिचुएशन मिल जाए तो उससे बड़ा कोई सपोर्ट नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। तो वो सिचुएशन थी मॉरल सपोर्ट की। ओके। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे रेगुलरली होटल्स में विजिट कर रहे थे। मैं कतर की बात कर रहा हूँ जी। कतर के गवर्नमेंट ऑफिशियल रेगुलरली होटल्स में विजिट, कई जहाँ पे भी हम लोगों के होटल में 3 बार मिसाइल इंटरसेप्शन हुई तो 3 बार डेब्रिस गिरे, काफी इतने बड़े बड़े होल भी हुए, मैंने मिसाइल के पार्ट्स भी देखे 3 बार। तो मतलब बहुत सपोर्टिव गवर्नमेंट मैं बोलूँगा किसी चीज़ की। वो कहते हैं ना कि आप मेहमान अगर एक्चुअली अतिथि देवो नवा, जो हम जो कहते हैं देवो भव भाव जो हम कहते हैं जी, तो वो एक्चुअली इनसे सीखनी चाहिए हम लोगों को जी। तो ये तो एक थोड़ी सी हैरानी वाली बात ये भी थी कि कतर में तो यूएस का एक बहुत बड़ा बेस है, मिलिट्री हाँ बेस है, उसके बावजूद भी इस तरीके से कैसे हो पा रहा था? क्या वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे? नहीं, इंटरसेप्शन हुई है लेकिन इनकी मिसाइल्स, भाई मैंने बैलिस्टिक मिसाइल्स देखी, मैंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स देखी जी। और भाई एक तो आवाज आपकी टीवी में आप जी। सुनते हैं जी, उससे बहुत इंटेंस, आई एम श्योर। बहुत इंटेंस। वो शीशे भी बिल्कुल पूरे, आप मतलब आप शिवर करने लग जाएंगे, पूरा का पूरा आपकी बॉडी पूरी शेकी हो जाएगी और पूरा सब कुछ हिल जाता था घबराहट के मारे। नहीं, पूरा एक्चुअली जो मिसाइल इंटरसेप्शन होती है उसका उसकी जो साउंड होती है जी इतनी लाउड होती है जी। इंटरसेप्शन की भी, इंटरसेप्शन की ही बता रहा हूँ मैं आपको जी। इंटरसेप्शन की। और अगर कहीं मिसाइल गिर जाए कि अगर देखी तो उसकी भी तो बहुत वहां ज्यादा वहां पे इंटरसेप्शन के दौरान एक देखिए, जब इंटरसेप्शन होती है मिसाइल इतनी बड़ी है जी तो जब मतलब मिसाइल इंटरसेप्शन के दौरान सपोज बहुत बड़ी मिसाइल है, अगर मिसाइल के एकदम बैक में आया तो फ्रंट का जो हिस्सा है वो किसी भी रेजिडेंशियल एरिया पे जाके गिर सकता है, तो हुआ था जी। तो वहां पे अल्टीमेटली एक्सप्लोजन होता है। फिर वहां पे हाँ, कैजुअलिटीज होती है वहां पे, बट कतर की गवर्नमेंट ने बहुत सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। कतर की गवर्नमेंट है, सऊदी गवर्नमेंट है जी अल्टीमेटली। इंटरसेप्शन टेक्निक्स तो इट्स ऑल ऑफ अमेरिकन जी। बट अगर इतनी बढ़िया टेक्निक्स, मैं फिर और आगे बोलता हूँ कि अगर बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स होती तो शायद इनके बेसिस के ऊपर अटैक नहीं होते। तो कहीं ना कहीं अपर हैंड यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में वॉर के 16वें दिन 17वें दिन हम बात जब करते हैं तो कहीं ना कहीं अपर हैंड मेरे को ईरान का नजर आ रहा है। राइट। तो अब जब इतनी वॉर बढ़ चुकी है और इतना अभी ये भी देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प नेटो कंट्रीज को भी बोल रहे हैं कि आपको भी आना चाहिए। शुरुआत में भी थोड़ा बहुत उन्होंने बोला था, तो क्या आपको लगता है कि नेटो कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी इसमें? नेटो कंट्रीज को जो डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं जी, इट इज ऑल ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज जी टू कीप दैट चैनल ओपन फॉर अमेरिकन्स जी। क्योंकि घबराहट चालू हो चुकी है। टेंस सिचुएशन जो स्टार्टिंग में वॉर में दिखाई देती थी शुरू के 5 दिन, अपर हैंड नजर आ रहा था अमेरिका का, वो अपर हैंड मेरे को अब नजर नहीं आ रहा आफ्टर दिस क्लोजर ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज फॉर अमेरिका एंड इजराइल। और ये बहुत मेजर एक फैक्टर बन सकता है क्योंकि ऑयल अमेरिका के पास सिर्फ 40 बिलियन बैरल दिए हैं। 40 बिलियन बैरल वर्सेस ईरान इज इनटू 5 टाइम्स in the oil reserve and that too the quality oil जी। वेनेजुएला का, अब दूसरी तरफ एक डिस्कशन ये भी आता था वेनेजुएला का ऑयल। वेनेजुएला का ऑयल ना क्वांटिटी तो है, इट इज क्वांटिटेटिव, इट इज नॉट क्वालिटेटिव जी। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस व्हिच द इरानियंस आर टारगेटिंग। तो मैं 2 फेजेस के नाम अभी नहीं लूंगा जी, मतलब आई हैव अ रिस्ट्रिक्शन टू स्पीक दिस थिंग राइट नाउ अनलेस एंड अनटिल दैट इज देयर। दो फेजेस अभी और है that they will take it as a strategy forward to attack। देखिए ईरान ने अपने आप को डिफेंड किया जी, एक होता है मिसाइल अटैक, एक होता है डिफेंड करना, और दूसरा एक इसके साथ पैरेलली चलता है कि आपने सुपर पावर को ना इकोनॉमिकली वीक कर दिया जी। ईरान की स्ट्रेटेजी इज टू मेक अमेरिका इकोनॉमिकली वीक एंड थिंग्स आर एक्चुअली मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे, उनका जो जिस कैंपेन के साथ आए थे दैट वाज मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो क्या उसको चोट लगी है काफी इस वॉर के बाद? लगता है लगेगी। हाँ, अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन बिकॉज डॉलर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज टू बी half of the value exactly। this is if the war goes on for a year or so जी, because Iran has the reserve, the missiles, all the ballistic missiles, supersonic, hypersonic missiles, they have got the reserve for at least 2 years। जैसे हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, they have got the manufacturing facilities for the missiles जी। जितनी अमेरिका के पास या इजराइल के पास इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजीज नहीं है
या डिफेंस सिस्टम नहीं उससे ज़्यादा, तो वो मिसाइल बना लेंगे। और वो फेजेस में आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जी तो बहुत स्लोली चल रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने जो चीपेस्ट ड्रोन्स है जी उसको निकालेंगे। आप देखिए ना अभी जो इस सेजा मिसाइल जो है इसकी सेजा सेजल वॉर स्टार्ट होने के 16 दिन बाद उसको लॉन्च किया। फर्स्ट डे भी निकाल सकता था। जी। तो फेजेस में स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा है। ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था कि अभी हम लोग ने बहुत ही वीक वाली मिसाइल्स फायर किए हैं, अभी स्ट्रॉन्गर मिसाइल्स अभी आने वाली है। इतना और देखिए ईरान की तरफ से ना अभी तक जैसे यूएस की तरफ से आए दिन स्टेटमेंट्स आ रही है, जी ईरान की तरफ से कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं, कोई भी ईरान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई विच इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। जी पहली स्टेटमेंट आती है वी आर जस्ट डिफेंडिंग आवरसेल्व्स। जी सेकंड स्टेटमेंट आती है वी डोंट वांट एनी कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट टू कीप द बेस फॉर यूएस, जी बिकॉज दीज बेसेस they are Americans are using against Iran। जी। और आपका बेस बनाने का बेसिक जो एक ऑब्जेक्टिव जो था जी वो ऑब्जेक्टिव ये था टू प्रोटेक्ट दैट कंट्री। आप जी। कतर की बात करें, आप सऊदी की बात करें, आप कुवैत की बात करें, तो अगर मिसाइल जाके गिर गई तो आपका बेसिकली आपका डिफेंस सिस्टम वीक है ना। जी आपका डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम बोला जाता है कि नंबर 1 है। जी अगर इतने नंबर 1 होता तो शायद एक भी मिसाइल गिरनी नहीं चाहिए थी। इनफैक्ट इजराइल में तो मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि इजराइल का आयरन डोम बोला जाता है कि वर्ल्ड में नंबर 1 है, जी लेकिन जिस हिसाब से टेलवीव के अंदर जो अटैक्स हुए हैं जी मुझे डाउट है। आई थिंक मुझे अब ऐसा लगता है कि ईरान इज मच मोर एडवांस इन आर्म्स, एम्यूनिशंस, मिसाइल्स एंड ऑल दिस ड्रोन टेक्नोलॉजीज। आप कह रहे हैं कि अमेरिका का वीक है, तो अमेरिका का जितना भी पीछे कुछ टाइम में पता चला था वो तो गोल्डन डोम बनाने की बात कर रहे थे, वो तो काफी उसी के लिए वो कह रहे थे कि ग्रीनलैंड भी चाहिए उनको, उसी के लिए वो स्पेस में भी कुछ सर, ऐसे इंतजाम कर रहे थे अपने। एक होता है बात करना जी और एक होता है प्रैक्टिकली व्हाट द वर्ल्ड इज वाचिंग। जी वर्ल्ड इज वाचिंग ईरान एज ए अपर हैंड दिस करंट वॉर। अभी तो 16 दिन हुए हैं, जी आप देखते रहिए ये वॉर लंबी चलेगी। और अमेरिका बैकआउट मुझे लगता है कि दे विल हैव नो ऑप्शन टू गो फॉर द नेगोशिएशंस और टू बैक आउट फ्रॉम दिस वॉर। जी। अभी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात की, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। वहां पे आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है, वो प्रॉब्लम्स आ रही है वहां पे, तो क्या ये एक जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस आने वाले हैं वर्ल्ड के लिए, क्या ये उसकी शुरुआत है? हो सकता है सर, हो सकता है। देखिए इसके अंदर अमेरिकन के लिए ब्लॉक है एंड इजराइलियंस के लिए ब्लॉक है। और थर्ड इनकी जो स्टेटमेंट आएगी दैट इज स्टेटमेंट एनीवन सपोर्टिंग अमेरिकन इजराइल द स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज ब्लॉक फॉर दोस। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक ऐसी जगह है जहाँ पे 20% जी ऑफ द ग्लोबल ऑयल मूव्स फ्रॉम। इट इज अ ह्यूज नंबर। अब इंडिया इसलिए साइलेंट है। और अब जब देखिए आप एक तरफ भूल जाइए कि ईरान है या अमेरिका है, अगर एज ए ह्यूमन अगर बात करते हैं, आप किसी के सुप्रीम लीडर को जी अगर मारते हैं तो उनका अधिकार है बदला लेने का। जी। तो इंडिया के लिए सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है अभी तक? देखिए इंडिया के लिए अभी सिचुएशन सीरियस नहीं है, लेकिन एक मेजर इम्पैक्ट इंडिया पे आ सकता है इन्फ्लेशन, जी इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस जी which is on the cards. We are expecting somewhere around $200 a barrel. ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये ईरान का ये ऑब्जेक्टिव है कि 200 बैरल पर। देखिए ईरान का ऑब्जेक्टिव नहीं है जी, ये ऑब्जेक्टिव जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है फ्रॉम US फ्रॉम अमेरिका से। ईरान का कभी ऑब्जेक्टिव नहीं था। ओके ईरान का तो 80% जो बायर है जी चाइना। जी ईरान ऑयल का मेजर एक्सपोर्ट चाइना में जाता है। जी और वो रूट में आपको बताता हूँ, ईरान टू मलेशिया, मलेशिया में टैंक्स को रीलेबल करा जाता है जी सो दैट नो वन कैन ट्रेस दैट वेयर इज द ऑयल कमिंग फ्रॉम। जी। और फिर चाइना में जाता है। तो चाइना भी अभी बड़ी शांति से देख रहा है एंड सपोर्टिंगली। तो अभी जैसे आपने बताया कि रिलेशंस की बात करी, तो इंडिया का तो रिलेशन काफी बैलेंस दिखता है कि इंडिया का ईरान के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, यूएस के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल भी होके आए हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी ट्रेड डील के ऊपर कुछ बात हुई, जिससे कि जब कुछ हमारे
सैंक्शंस लगे हुए थे वो थोड़े कम हो गए, और अभी हमने देखा है कि 2 जो टैंकर्स हैं वो हमारे वहां से भी, जो 2 शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से भी आ रहे हैं। तो इंडिया को आप किस पोजीशन में देखते हैं इस तरीके से? देखिए, इंडिया अभी बिल्कुल साइलेंट स्टेज पे है. जी इट्स नॉट द करेक्ट टाइम टू कमेंट ऑन इंडिया. जी ईरान से रिलेशन इंडिया के ठीक है, जी लेकिन अमेरिका से कभी किसी के रिलेशन ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिकन को शुरू से एक ही चीज समझ आती है, जी डिक्टेटरशिप है. हम चाइना को बोलते हैं कम्युनिस्ट, बट एक्चुअली डिक्टेटरशिप अमेरिका, जो अभी ट्रम्प जो कर रहा है वो डिक्टेटरशिप ही बोलूंगा मैं. जी जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं ना, जी इंस्टिगेटर जो, तो वो इस टाइम किसी भी चीज को इंस्टिगेट करने के लिए, भाई बढ़ावा देने के लिए, वो इस टाइम काफी टाइम से जो काम कर रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं. ये थोड़े टाइम से देखा गया है कि चाहे कनाडा के साथ उनके रिलेशन खराब हो गए, यूरोपियन यूनियन के साथ भी काफी रिलेशनशिप में काफी चैलेंजेस आए थे अभी, जब उन्होंने बैठ के अपने सामने सारे लीडर्स को बैठा दिया था, और उसके बाद फिर इस तरह की और भी काफी चीजें हुई. तो आपको क्या लगता है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये यूएस एज अ कंट्री के लिए उनकी जो इमेज है वो डैमेज हो रही है, या फिर इट इज ओनली डोनाल्ड ट्रम्प? No, it is only Donald Trump. Americans as a whole, they are very, very good people, and they are actually not liking Donald Trump. जी आदमी से कई बार एक ब्लंडर हो जाता है, कई बार एक मिस्टेक हो जाती है, हर किसी से होती है. जी तो अमेरिकन्स के लिए एक सबसे बड़ा ब्लंडर जो था जी वो ये था कि डोनाल्ड ट्रम्प इज इन चेयर राइट नाउ. जी और ये जो भी डिस्टर्बेंसेस वर्ल्ड वाइड हुई है, जी इट्स ओनली आफ्टर व्हेन द डोनाल्ड ट्रम्प हैज स्टेप्ड इन द चेयर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. उससे पहले ठीक है, सब चीजें स्टेबल थी वर्ल्ड वाइड. आज इंडस्ट्री वाइज लॉस देखिए ना, एविएशन इंडस्ट्री इट्स फेसिंग हेवी लॉसेस बिकॉज ऑफ दिस. इन्फ्लेशन से एक नॉर्मल आदमी, जी उसके लिए भाई 20-30-50 हज़ार रुपए कमाने वाला आदमी, उसके लिए अगर चीजें महंगी हो जाएगी तो उसकी कमाई तो उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ी ना. जी आप एक चीज बेचते हैं एज अ बिजनेस, यू आर सेलिंग वन थिंग एंड यू आर बाइंग 99 थिंग्स. So when you are buying 99 things and that has become costlier, so it is only because of that single individual जी who calls himself a superpower. So it's basically the superficial ego of that person who's disturbing the entire globe. काफी हद तक ये चैलेंजेस तो यूएस में भी आ गए थे, उन्होंने टैरिफ तो लगा दिए, बट वही सामान तो महंगा उनकी जनता को ही मिल रहा था. सर, डोनाल्ड ट्रम्प को एक्चुअली ये नहीं पता होता कि हाथ धोने से पहले तो टैरिफ 200% और हाथ धोने के बाद साबुन अगर पसंद आ गया तो टैरिफ 50%. जी तो जिस आदमी की स्टेटमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहे ना, जी तो उसकी स्टेटमेंट की वैल्यू ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है कुछ टाइम बाद. तो अमेरिकन भी हंसते हैं. जी तो इंडिया के वापस से बात करते हैं. इस टाइम पे जो वॉर चल रही है उसकी वजह से काफी सारे इंडियंस, मिलियंस ऑफ इंडियंस हमारी गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं. तो उनके लिए कितना ज्यादा फियर या कितना ज्यादा इस टाइम पे डेंजर है? सर, मैंने पहले भी दरख्वास्त ये करी थी और रिक्वेस्ट यही की थी गवर्नमेंट से, जो एज ए टूरिस्ट गए हैं जी उनकी इवैक्यूएशन, उनकी रिपेट्रिएशन, जी इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर है जी या जो वहाँ पे सेटल्ड है, उनकी प्रेफरेंस सेकंड होनी चाहिए, जी इमैटेरियल वेदर दे आर इंडियन और नॉट. पहली प्रेफरेंस टूरिस्ट की ही होनी चाहिए, जी सेकंड प्रेफरेंस उन इंडियंस की होनी चाहिए जो वहाँ पे उस कंट्रीज का, बीइंग ऑन एन इंडियन पासपोर्ट, दे आर इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द अदर कंट्री. जी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अपने टैक्स पेयर को बाहर निकालना है, जी अपने सिटीजन को बाहर निकालना है. सिटीजन को आप कैटेगराइज कर दीजिए. इसके ऊपर काफी लोग मेरे से बहस भी करते हैं कि वाई टूरिस्ट फर्स्ट, वाई नॉट वी. जी टूरिस्ट इसलिए क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, जी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है, जी इसलिए टूरिस्ट फर्स्ट. तो सर, आपने जैसा कि बताया जब इस तरह के चैलेंजेस आए उस टाइम पे आप कतर में ही थे, कतर ने काफी हेल्प की, जी. लेकिन वहां पे इंश्योरेंस का क्या रोल आया? अगर वहां पे लोगों के इंश्योरेंस थे तो क्या इंश्योरेंस में ये सब वॉर और इतने इस तरीके के चैलेंजेस कवर्ड थे, और इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ हेल्प करी वहां पे? देखिए, इंश्योरेंस तो हालांकि मैंने क्लेम रजिस्टर कर दिया था जी और बाकी डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आने के बाद सारे सबमिट करे. जी नेक्स्ट डे मेरे पास लेटर आ जाता है रेपुटेशन का. ओके Reputation means your claim has been terminated on the grounds that the war and terrorism is not covered in majority of the policies. अब ये clauses मैं जब देखता हूँ तो एक बड़ी विडंबना की बात है ये.
कि ये कंपनीज सिर्फ लुटेरी है, सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए बैठी है। जी देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी का बेसिक मकसद क्या होता है कि आप फंसे हो, इरिस्पेक्टिव कि किस रीजन से आप फंसे हो, चाहे आपका पासपोर्ट खोआ, हम्म, पासपोर्ट लॉस, पासपोर्ट डैमेज, जी या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, जी या कोई वॉर हो। और जब रिसर्च किया तो ये पता लगा कि वर्ल्ड वाइड बहुत लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो कि वॉर और टेररिज्म को कवर करती है। तो उस दिन ये कसम खा ली हम्म, कि पॉलिसी वही लेंगे जो वॉर या टेररिज्म को कवर करे। और इनको भी सोचना चाहिए, इन लोगों को एक्चुअली ये ना अपने टर्म्स कंडीशन इतने छोटे छोटे लिख देते हैं कि आपको बेसिकली मैग्नीफायर लेना पड़ेगा उनके टर्म्स जी। कंडीशन को पढ़ने के लिए, और लूपहोल्स बहुत है। तो मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि डोंट गो फॉर बाइंग ऑफ एनी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज। अगर कोई फ्लाइट हाईजैक हो गया तो गवर्नमेंट दे देगी, जी फ्लाइट क्रैश हो गई तो गवर्नमेंट, कहते हैं ना, हेडलाइन आती है ना कि आज सरकार ने अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश वालों को, जी जो वहाँ पे बेसिकली जिनको पीड़ा हुई जी या जो मर गए, जी उनको 2 करोड़ 3 करोड़ उनका मुआवजा देती है सरकार, देती है। तो जी। इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या जरूरत है? जी। पासपोर्ट अगर आपका खोता है तो तब भी ये लोग नहीं देते, ये इतने बदमाश हैं। लेकिन ये तो इंश्योरेंस का तो अभी जितना पता है ये तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, कई सारी कंट्रीज सर आपको ऐसा enter नहीं ही है, नहीं ऐसा करने नहीं है। दोगी। ये भी एक बेसिकली ट्रेवल इंडस्ट्री का मैं सबसे बड़ा काला सच कहूंगा कि इंश्योरेंस अगर जरूरी नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। जी। मैंने ऐसे लोग भी देखे, ऐसे लोग भी मेरे टच में है जिनका कि पासपोर्ट खो गया था, जी तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है आपके पास एफआईआर है, हम्म, नहीं है तो एफआईआर लेकर आओ। पासपोर्ट किसकी गलती से खोया, आपने अपना बैग नीचे रखा तो हम नहीं देंगे। इसको कौन प्रूफ करेगा? जी आदमी का जब पासपोर्ट खोता है तो नॉर्मली एक एप्लीकेशन देता है पुलिस स्टेशन में कि मेरा पासपोर्ट खो गया। आपके यहाँ एफआईआर होती है, वहां तो एप्लीकेशन होती है भारत ओवरसीज। जी तो आप इनके टर्म्स कंडीशन, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लाइफ में पूरा ही नहीं कर सकते जो ट्रेवल इंश्योरेंस। आप इनसे रिकॉर्ड मांगिए। मैं तो चाहूंगा कि कोई दर्शक अगर देख रहा हो तो इन लोगों से आप रिकॉर्ड मांगिए कि आप साल में कितने लोगों का ट्रेवल इंश्योरेंस करते हैं और कितने लोगों को आप क्लेम देते हैं। तब आपको आइडिया पता लगेगा फिगर्स, क्योंकि ये ऑफिशियली फिगर्स ही कहीं पे भी नहीं पता लगती। जी ये देखते हैं कि जब भी कहीं पे अटैक होता है, अगर आप देख रहे हैं कि आपके सामने मिसाइल गिर रही है और आप एक दूसरी कंट्री में बैठे हैं, आपके घर वाले दूसरी कंट्री में बैठे हैं, तो एक बहुत ही जबरदस्त इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी हो जाती है। राइट। तो इसमें और दोनों साइड में होती है, आपकी साइड में भी होगी और जो घर वाले होंगे। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे थे? अभी अभी सिचुएशन हुई है ये वाली, तो कैसे हैंडल कर रहे थे? अभी भी हमारे काफी लोग गल्फ कंट्रीज में हैं और उनके घर वाले यहाँ पे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कैसे हैंडल हो रही है ये वाली देखिए, चीजें? होली का दिन था जी तो घर वालों का फोन आता है जी कि आज तो तेरे को यहाँ पे होना चाहिए था। जी तो हम लोग 5-6 फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई जी कि हैप्पी होली, वी आर सेफ हियर हम्म, एंड प्लीज डोंट वरी फॉर अस, एवरीथिंग इज फाइन। जी वो एक, आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन के अंदर जब बिल्कुल काम दिखाओगे कि एवरीथिंग इज फाइन जी एंड एवरीथिंग इज ओके ओवर है, डोंट वॉच टीवी, क्योंकि जितना आप टीवी देखते हो उतना आपका दिमाग खराब होता है। करेक्ट। और हम लोग बिल्कुल सेफ एंड साउंड है यहाँ पे। और एक वीडियो बना के, 1 मिनट की वीडियो बना के मैंने दे दी। तो वो एक पल था कि लोगों को लगा एवरीथिंग इज फाइन। तो जितनी टेंस सिचुएशन होगी, टेंस सिचुएशन में अपने आप को आपकी प्रेजेंटेशन, देखिए डरे तो हम भी हुए थे अंदर से, जी लेकिन उस डर को आपको बाहर नहीं निकालना। जी ऐसा कोई इंसान नहीं था हम लोगों के साथ जो डरा नहीं था। जी इनफैक्ट हम लोग तो 7-8 दिन तक सोए भी नहीं थे। दिन में सोते थे थोड़ी देर, जिस टाइम अटैक्स नहीं होते थे। तो अपनी प्रेजेंटेशन उस दौरान मैटर करती है, क्योंकि आपके साथ ना काफी लोग अटैच हैं, आप तो अकेले हैं वहां पे फंसे हुए। ठीक है, तो सर एक चीज और देखते हैं। तो ये जो वॉर चल रही है अभी, इतनी जबरदस्त वॉर चल रही है, तो ये आइडियोलॉजी की वॉर है या फिर कोई पावर गेम है या फिर ऑयल का गेम है, क्या है ये? ऑब्वियसली देखिए, पावर गेम तो सबसे पहले अमेरिका इज नंबर 1 जी एंड दे वांट टू प्रूव दैट वी आर नंबर 1। जी
ऑल्दो दे आर नंबर वन, लेकिन जब प्रूव करने निकल जाते हैं कि वी आर नंबर वन, तो कई बार आप लूज कर जाते हैं। और सेकंड, जो ऑयल की गेम है, जी वो तो ऑब्वियसली ये वेनेजुएला के बाद एक चीज समझ आती है कि दे वांटेड टू टेक ओवर ईरान, जी but it's not easy. So I think America is losing, and I can say it's basically the combination of both the power game and obviously the oil game. क्योंकि अगर आपके कंट्री के अंदर ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, कंट्री नहीं चल सकती। हम लोगों के पास रिजर्व्स नहीं। जी तो स्टार्ट करने वाला अमेरिका का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, दे जस्ट हैव 40 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, जी। नथिंग एल्स। तो अगर ये वाली वॉर और भी ज्यादा चलती है तो क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? वॉर एस्केलेशन तो मुझे लगता है कि इट्स ऑलरेडी ऑन कार्ड्स। नो वन इज विलिंग टू नेगोशिएट। ईरान इसलिए नेगोशिएट नहीं करेगा कि उनके पास एक बहुत बड़ा मकसद है कि दे अमेरिकन्स हैव किल्ड देयर सुप्रीम लीडर अली खामेनी। जी So they are not willing to negotiate at any cost. एस्केलेट तो चीजें हो चुकी है, अभी कितनी आगे जाएगी, कब रुकेगी, कौन जीतेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। बट ये कहना एक चीज तय है कि अमेरिका इज कमिंग टू द बैकफ्रंट एंड ईरान इज नॉट विलिंग टू स्टॉप एट एनी कॉस्ट, एंड द होल वर्ल्ड इज सफरिंग एंड द होल वर्ल्ड इज वाचिंग द सिनेरियो. This is all I can say, and I can pray to God that this thing can be stopped as soon as possible on the basis of human grounds. क्योंकि देखिए, ये तो शुरू से कहावतें है, राजा महाराजाओं का काम था लड़ना, जी और पिसता कौन था, सैनिक जी या आम जनता. तो इस दौरान जो भी पिस रहा है, आम जनता पिस रही है, वर्ल्ड की आम जनता पिस रही है, और वर्ल्ड सफर कर रहा है. तो ये हमारे ऑडियंस के लिए भी है कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो वॉर चल रही है, आप एक जगह पे सेफ बैठे हैं किसी भी कंट्री में, तो ये आपको अगर लगता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये गलत है. ये वॉर आपसे भी जुड़ी हुई है और आज नहीं तो कल इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा. तो अभी जो ये वॉर हुई है, अमेरिकन्स, क्या आपको लगता है कि इस वॉर के बाद अमेरिकन्स आराम से ट्रैवल कर पाएंगे अक्रॉस द वर्ल्ड जैसे कि वो अभी तक करते आ रहे थे? देखिए, ईरान में ना ये सुप्रीम लीडर्स जी खामेनी, जी इसकी डेथ के बाद मैं काफी लोगों को बोलता हूँ, ये 9.5 CR, जी ये लोग नहीं है, 9.5 CR मिसाइल और ड्रोन्स है. इतना एग्रेशन है उन लोगों में. अमेरिकन्स का फ्रीली ट्रैवल करना एज ए टूरिस्ट जी will be very difficult, and Trump cannot ensure this security. ट्रम्प की सिक्योरिटी किसी के साथ नहीं रहेगी हमेशा. जी तो पहले तो अमेरिकन आप देखते होंगे, अमेरिकन एंड देखिए वर्ल्ड वाइड अमेरिकन यूरोपियंस दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवल. जी पूरा वर्ल्ड उनको एक्सप्लोर करना, थोड़े से पैसे कमा लेते हैं अमेरिकन, तो कहते हैं कि आई वांट टू गो टू इंडिया, आई वांट टू गो टू दिस एंड दिस प्लेस, आई वांट टू गो टू मालदीव्स. तो वो ठीक है, वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, बट उनकी सेफ्टी जो है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, जिसकी की गारंटी मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रम्प कैन टेक द गारंटी. वो तो सीधा हाथ खड़ा कर देंगे. उन्होंने तो कह तो दिया, पीपल ऑफ अमेरिका वर स्टक इन मिडिल ईस्ट, इट्स अप टू यू हाउ टू गेट आउट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, वी कैन नॉट हेल्प. वो तो एक स्टेटमेंट दे देंगे. जी बट हु इज सफरिंग? ह्यूमंस ऑफ अर्थ आर सफरिंग. और जब ह्यूमंस की बात आती है तो उसकी कोई लोकेशन नहीं होती. whether the human is American, whether the human is Indian, whether the human is Iran, human means Absolutely. human. Normal human doesn't care about all this geopolitics. बिल्कुल सही सर. तो जिस तरह की ये वॉर हो रही है इस टाइम पे, क्या आपको लगता है कि आगे के जो वॉर्स होंगे उसका ये टेम्पलेट बना देगी? दिस विल बी अ टेम्पलेट फॉर द अपकमिंग वॉर्स इन द इयर्स टू कम. सर मुझे नहीं लगता. मेरे हिसाब से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे जाएगा ये वॉर, जी कि नेवर treat yourself as a number one. जी No one is number one. God is number one. जी सुपर पावर गॉड है, जी और जिसने गॉड को चैलेंज किया है ना, तो वहां पे चैलेंज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड जो अधिकार है ना, वो भगवान का है. जी Americans are no one to tell that they are number one. जी This is this thing that time will tell who is number one and who is not number one. मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, आप जितनी मर्जी अमेरिकन पढ़ाई कर ले, जी अगर आप बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं सीखेंगे तो आपकी सारी पढ़ाई करी हुई बिल्कुल जीरो है. जी और शायद अमेरिकन ये बेसिक
अपनी जो डिसिप्लिन है या सेंस जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वॉर में ऐसा दिख रहा है कि ये बड़बोलापन, ये सब बेसिक सेंस अमेरिकन की लूज हो चुकी है। ठीक है, नहीं तो ये वॉर को रोक देना चाहिए इनको, सिविलियंस को बहुत इम्पैक्ट आ रहा है इसमें। बिल्कुल सही। तो सर ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं कि नंबर वन तो ऑफ कोर्स गॉड के ऊपर है, ही इज द सुप्रीम पावर, लेकिन हम एक फैक्ट ये भी है कि 9/11 के बाद अमेरिका के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ है, इस तरह का टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि आगे भी नहीं होगा या फिर अभी आगे होने के चांसेस हैं? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। एग्रेशन कैन लीड टू एनी अटैक्स। जी इट इज ओनली द एग्रेशन गोइंग ऑन, जो भी वॉर देख रहे हैं छोटी सी, जी इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द एग्रेशन, ओनली बिकॉज ऑफ द ईगो क्लैश और ये इकोनॉमिक क्लैश जो है जी टू बिकम नंबर वन। जी और एग्रेशन से कुछ भी हो सकता है। और 9/11 तो जो ये बिन लादेन है, जी इसको तो अमेरिका ने, आपने देखा ही है कि अमेरिका का इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है और क्या हाल किया है। बाकी मैं ऑडियंस को एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि अपना जो डेटा है, जी देखिए अमेरिका के पास आपका सारा डेटा है। जी आप कोशिश कीजिए कि जब आपको ट्रैवल नहीं करना हो, ट्राई टू अवॉइड दिस गूगल मैप्स ऑलवेज ऑन, या अपनी लोकेशन को हमेशा जब हम ऑन करके रखते हैं उसको बंद कीजिए। तो क्या बंद करने से डेटा नहीं जाएगा? सर नहीं जाता, काफ़ी हद तक चीज़ें रुक जाती है। ये तो काफ़ी हद तक चीज़ें, आपको लोकेशन किस लिए खोलनी है? आपको अगर गूगल मैप चलाना है, आप ये देखिए ना, जितने भी सर्वर्स हैं, जितने बड़े बड़े सर्वर्स हैं, ऑल यूएस। नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये तो हमारे लिए एक स्विच ऑफ और स्विच ऑन बटन है, अगर हम लोकेशन शेयर करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन फोन में ही है ना वो तो फोन से तो डेटा जा ही सकता है उनके पास कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या जरूरत है? अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी डेली हैबिट बना ले, जी लोकेशन ऑफ करके रख ली, जी मोबाइल डेटा या वाईफाई अगर हम ब्राउजिंग नहीं कर रहे, जी व्हाट्सएप नहीं चला रहे, फेसबुक नहीं चला रहे, इंस्टाग्राम ऑफ कर दीजिए ना थोड़े टाइम। जी छोटी छोटी बेसिक हैबिट्स है। जैसे कहते हैं ना कि भाई घर के अंदर अगर कोई काम नहीं है तो लाइट बंद कर दीजिए, जी। ये उसी तरीके से है जी। और ये चीज़ अगर हम अभी अडॉप्ट कर लेंगे तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रॉड्स बहुत चालू हो गए हैं। जी वीडियोस देखिए आपने, नेतन्याहू इज डेड और नॉट, जी बिल्कुल। नेतन्याहू इज अलाइव और डेड। तो वो ये कह रहे हैं कि controversy- उनकी 6 फिंगर्स थी, इसकी वजह से वो तो कह रहे ये हैं आप देखिए ना, artificial। डीफेक जो है ये इतना अभी ट्रेंड में हो गया है। एआई किस लेवल पे पहुंच गया है। अब कहते हैं लोग कि एआई इज अ वंडरफुल टूल आल्सो एंड इट इज वेरी डेंजरस आल्सो। तो ये मैं तो देख रहा हूँ कि वर्ल्ड इसको नेगेटिव इम्पैक्ट में ज्यादा लेके जा रही है। इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, अगर ये नेतन्याहू की जो वीडियो है, अगर ये बिल्कुल एक्सट्रीम डीफेक है, तो मैं कहूँगा दिस इज बेसिकली द मिसयूज ऑफ एआई। तो सर आप कह रहे हैं कि हम लोग अपना इंस्टा या फिर फेसबुक या फिर हमारी अपनी लोकेशन बेसिकली हम स्विच ऑफ करके रखें, लेकिन अगर मान लीजिए डेटा मिल भी जाता है, अमेरिका को मिल जाता है, किसी भी कंट्री को मिल जाता है, तो हम तो एक आम आदमी है, हमारे लिए नुकसान क्या होगा इसमें? ज्यादा ये होगा कि हमारे पास उस चीज की एडवर्टाइजमेंट्स आने लगेंगी, जो भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ की स्पेशलिटीज या वहाँ की जो मेन फेमस चीजें होंगी उनका हमारे पास एड्स आने लगेंगे, हमको मतलब इन्फ्लुएंस करने लगेंगे हम वो चीजें खरीदें। अल्टीमेटली डिसीजन विल बी आवर्स, लेकिन ठीक है इन्फ्लुएंस आएगा, लेकिन इससे ज्यादा क्या नुकसान? हाँ, एजेंट अगर हम होंगे या फिर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तब फिर हम चाहेंगे कि वो चीज ना हो। तो देखिए साइबर अटैक जब स्टार्ट होता है ना, जी तो सबसे पहले आम आदमी जी इसके ऊपर टेस्ट होता है, और हर आम आदमी का बैंक अकाउंट होता है। जी किसी का पेटीएम है, किसी का जी। XYZ बैंक अकाउंट है, जी और वो बहुत सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। जी कोई एजेंट होगा या कोई सिक्योरिटी में होगा, तो उसके जी। पास तो ऑलरेडी ये सब सिक्योरिटी फीचर्स ऑलरेडी इनेबल्ड होते हैं, जी नॉर्मल आदमी के पास इनेबल्ड नहीं होते। करेक्ट। और ये जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्ट टारगेट, तो हमें किसी भी टेक्नोलॉजी का जी मिसयूज, हमें सॉफ्ट टारगेट नहीं बनना। जी कोई चीज़ अगर हम कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है, जी करनी चाहिए ये चीज़, अच्छी चीज़ है। लोकेशन शेयर करना, लोकेशन ओवर डिपेंडेंसी अभी हम लोगों ने कर ली है। करेक्ट। और डेटा सेंटर कहाँ बना हुआ है? डेटा सेंटर इज ऑल इन यूएस। तो क्या ये समय आ चुका है कि हमारी अपनी कंट्री को भी अपना यूट्यूब, अपने फेसबुक और जितने भी इस तरीके के हम लोग प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं वो हमारे इन हाउस होने चाहिए, ताकि हम लोग उनको यूज करें जैसे कि चाइना यूज कर रहा है? हम लोगों को ये चीज़ चाइना से सीखनी चाहिए। इनका वीचैट है जी सब कुछ इन हाउस है इनका, जी जैसे हमारा गूगल है, इनका खुद का सर्वर है। तो ये चीज़ भी देखिए, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का जो सपना है, जी वो एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग मिशन है, एक स्ट्रॉन्ग विजन है इनका।
और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हो जाएगी। इन हाउस इंडिया में देखिए हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। जी तो टैलेंट तो अभी तक क्या होता था, यूएस आता था, इनटू 100x योर टैलेंट आउट। जी वो हमें रोकना है। यहाँ पे हम लोगों को पे स्केल वो इम्प्रूव करना पड़ेगा जी कि हम लोगों का टैलेंट वो इंडिया में रहे, वो यूएस जैसी कंट्रीज में ना रहे। पे आज स्केल के साथ साथ हमारे आज और आज फैसिलिटीज। आज नासा के अंदर हम बात करते हैं तो जी तमाम इंडियंस हैं, जी बहुत इंडियंस हैं नासा के। जी तो इंडियंस तो हर जगह है। देखिए इंडियन टैलेंट की कमी नहीं है ना, जी सिर्फ पे स्केल और रिकग्निशन, दो चीज़ इंडियन को चाहिए। तो सुपर पावर तो हम ऑलरेडी है, मैं तो सुपर पावर ही बोलता हूँ मैं आपको। और एथिकल सुपर पावर है, अनएथिकल अमेरिकन की तरह अनएथिकल सुपर पावर नहीं। तो ये तो एक ऐसी बात भी है, एक ऐसा सिचुएशन आती है, फिर एक दिमाग में ये चीज आती है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ कंट्री ऑफ कंट्रीज। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करना और उसको बहुत संभाल के रखना, वो भी तो एक चैलेंज है। तो कितना वाइब्रेंट कल्चर है, मल्टी एथनिक पीपल है यहाँ पे। जी आपको जब टेस्ट ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो भाई कश्मीर से कन्याकुमारी, जी आप जब ट्रेवल करते हैं तो भाई हर 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बिल्कुल हर 100 किलोमीटर पे खाना चेंज हो जाता है। जी जब इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कलर्स इंडिया में मिलते हैं, जी इससे बढ़िया तो देश मुझे लगता नहीं है बिल्कुल कोई हो बिल्कुल। सकता है। तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे को ऐसा ऐसा देश मिला है। भाई पहाड़ी खाना खाना है तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चले जाइए। दिल्ली में अगर गर्मी है तो ये बहुत पास में हिल्स है, चले जाइए। जी इससे बढ़िया बाहर के लोग तो तरसते हैं सर धूप के लिए। बिल्कुल सर, ये तो मैं आपकी बात से 100% मानता हूँ, इस चीज़ से अग्री करता हूँ कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग भारत में हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ये जो वॉर चल रही है, इसका इम्पैक्ट केवल इंडिया के ऊपर या मिडल ईस्ट के ऊपर नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रही है और पूरा वर्ल्ड इससे इम्पैक्ट हो रहा है। अंकित जी, आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे भी ज़्यादा धन्यवाद इस चीज़ का कि हम आपके घर में आके ये शूट किया और आपने हमें इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।